Hello students. So in this video we are going to learn about the seventh chapter of the economics, that is national economy. हमने देखा इकोनॉमिक्स जो है उसको डिटेल में स्टडी करने के लिए इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। हमने देखा कि इकोनॉमिक्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने सारी इंडिविजुअलिस्टिक स्टडी की है, मतलब स्टडी ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर प्रोड्यूसर, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल प्राइसेस। लेकिन आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, इसका मतलब क्या है? इसके नाम में ही इसका मीनिंग है। नेशनल इनकम मींस कंट्रीज इनकम, नेशंस इनकम, कंट्री का इनकम। कंट्री का इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमें कंट्री में जितने भी इनकम जनरेट होते हैं, कंट्री के अंदर जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, जैसे कि बहुत सारे बिजनेस है, फर्म्स है, बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, एजुकेशन है, सर्विसेज है, यहां से जितने भी इनकम एक साल के अंदर जनरेट होते हैं उसको अगर हम एग्रीगेट कर दे, टोटल कर दे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कंट्री का इस साल का नेशनल इनकम है। तो याद रखिए, नेशनल इनकम इज एन मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। ये एक मैक्रो इकोनॉमिक सब्जेक्ट मैटर है, मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। और नेशनल इनकम मीन्स व्हाट? इनकम generated from all economic activities, income generated from all economic activities, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से जो भी इनकम जनरेट होता है, जैसे कि फर्म्स, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो भी जहां से भी इनकम जनरेट होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए ये कोई इंडिविजुअल का काम नहीं है, इसके लिए एक बहुत बड़ी टीम चाहिए होती है, बहुत बड़ी कमिटी चाहिए होती है। तो गवर्नमेंट ने 1949 में एक कमिटी सेटअप किया जिसका नाम है NIC, दैट इज नेशनल इनकम कमिटी, इन द ईयर 1949। और एक और कमिटी अपॉइंट की है, दैट इज CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों कमिटीज, ये दोनों जो टीम है, ये दोनों मिलकर कंट्री का नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, उसका एस्टिमेशन बताते हैं, एवरी ईयर उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, और नेशनल इनकम से जो भी चीजें जुड़ी हुई है उसके ऊपर कितना असर होता है, ये सारी चीजें ये दोनों टीम जो है रिफ्लेक्ट करती है। नेशनल इनकम कंप्राइजेस ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और नेशनल इनकम जो है वो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री में प्रोड्यूस होते हैं, इसका हम मीनिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और मीनिंग आपको कोई भी क्वेश्चन आता है नेशनल इनकम पे तो उसका आपको मीनिंग लिखना बहुत जरूरी है। मीनिंग मीन्स, नेशनल इनकम का मीनिंग क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम refers to income, flow of income from all goods and services produced in the इकोनॉमी। तो नेशनल इनकम मीन्स व्हाट? रिफर्स टू अ फ्लो ऑफ इनकम, जितना भी इनकम फ्लो होता है फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कंट्री में जितने भी एक साल के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, वहां से जो भी इनकम फ्लो होता है, मान लो कि अगर आप कहीं पे जॉब करते हो तो वहां से जो भी सैलरीज एंड वेजेस जो आता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। बिजनेस जो है प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर्स का यूज करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेनर। तो लैंड के बदले वो रेंट देता है, लेबर के बदले वो वेजेस देता है, कैपिटल को वो इंटरेस्ट देता है और एंटरप्रेनर प्रॉफिट लेकर जाता है। तो जो भी
बिजनेस से, फर्म से जो भी इनकम फ्लो होता है कंट्री के अंदर, उस इनकम को हम एक साल के अंदर जितने भी इनकम फ्लो हुए हैं कंट्री में, उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता चलता है कंट्री का ये नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड है, आउटपुट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। वो भी हम आगे देखेंगे जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ेंगे। तो नेशनल इनकम रिफर्स टू अ फ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। एक सिंपल सा ये मीनिंग है, ये आपको याद रखना है। आइए इसका फीचर्स हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। फीचर्स क्या कहता है? फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में 4 या 5 मार्क्स के लिए इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले नेशनल इनकम ये एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट मींस नेशनल इनकम कोई इंडिविजुअलिस्टिक स्टडी नहीं है, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। ये एक एग्रीगेट वैल्यू को स्टडी करता है, ये ओवरऑल इकोनॉमी को स्टडी करके वहां से जितना भी इनकम जनरेट होता है वो कैलकुलेट करता है। तो ये कोई इंडिविजुअलिस्टिक स्टडी नहीं है, ये एग्रीगेट स्टडी है। ये पूरी इकोनॉमी से जितना भी इनकम जनरेट होता है उसको कैलकुलेट करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। ये बड़ी स्टडी करता है, लार्ज स्टडीज करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं ये है मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट करते हैं। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मतलब कंट्री में एक साल के अंदर, मान लो कि हम लोग 2020 और 21 का इनकम कैलकुलेट करते हैं, तो 2020 और 21 में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी गुड्स जो है वो फाइनली प्रोड्यूस हो गए हैं, फाइनली प्रोड्यूस होके रेडी है मार्केट में बिकने के लिए, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। याद रखिए, हम इंटरमीडिएट गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस को कैलकुलेट नहीं करते हैं। जो गुड्स बनकर तैयार हो गया है उसको ही कैलकुलेट करेंगे, उसकी ही वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। बल्कि जो गुड्स बनकर अभी बनना शुरुआत हुआ है, मान लो कि 2020-21 में गुड्स बनने की शुरुआत हुई है, तो उसकी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि वो अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ। अगर हम उसकी वैल्यू को अभी कैलकुलेट कर लेंगे, मान लो कि नेक्स्ट ईयर वो फाइनली प्रोड्यूस हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्शन हो जाएगा उसका, मतलब नेक्स्ट ईयर फिर से हम कैलकुलेट करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगा। ये एक डिफिकल्टीज है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा उसको हमें सेपरेट करने के लिए। तो याद रखिए कि नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए हैं उसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। थर्ड, नेट एग्रीगेट वैल्यू। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम ग्रॉस इनकम में से जितने भी कैपिटल असेट्स यूज होते हैं, वो कैपिटल असेट्स का डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो इनकम आता है उसको हम बोलते हैं नेट एग्रीगेट वैल्यू। तो नेशनल इनकम को जो इनकम आता है वो बिजनेस से आता है, और बिजनेस क्या करती है? कैपिटल असेट्स यूज करती है। तो कैपिटल असेट्स जो है उसकी वैल्यू में वियर एंड टियर, मतलब जो डेप्रिसिएशन है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। तो जब हम ग्रॉस इनकम में से कंट्री के अंदर से जितने भी डेप्रिसिएशन हो गए हैं कैपिटल असेट्स में, वो लेस करने के बाद जो आता है वो हम कहते हैं ये हमारा नेट एग्रीगेट वैल्यू। तो जब हम कहते हैं नेशनल इनकम, तो वो नेट एग्रीगेट वैल्यू है, उसमें से डेप्रिसिएशन निकाल दिया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो याद रखिए नेट एग्रीगेट वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद नेशनल इनकम में नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो क्वेश्चन ये है कि नेशनल इनकम में क्या फॉरेन से जो हमारा इनकम आता है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो कैलकुलेट होता है? हाँ होता है, लेकिन एक्सपोर्ट करने के बाद जो भी कंट्री को इनकम आता है, प्लस हम इंपोर्ट भी तो करते हैं, चीजों को खरीदते भी तो हैं, तो इंपोर्ट माइनस जब हम कर देते हैं तो जो आता है उसको हम कहते हैं नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड। मान लो कि आपने $100 का इस साल एक्सपोर्ट किया था, तो $100 का एक्सपोर्ट किया था, वो आपका इनकम है, वो आपका
उसमें से आपको इंपोर्ट लेस करना है। तो एक्सपोर्ट में से जब हम इंपोर्ट लेस करते हैं तो नेट जो बचता है उसको हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए एक फाइनेंशियल ईयर को फॉलो किया जाता है। फाइनेंशियल ईयर, ऑफ कोर्स नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए एक पीरियड तो होना चाहिए ना, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पीरियड होना चाहिए। तो हम फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं, जो हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, एंड होता है अगले साल 31 मार्च को। तो इस दरमियान जितने भी इनकम इस कंट्री में जनरेट हुए हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में, उसको हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम में। तो कंट्री के सिटीजन्स को इस साल के दरमियान जितने भी इनकम जनरेट हुए हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में, उसको हम कहते हैं ये हमारी कंट्री का नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमें पैसों में, मनी में ही इसको कैलकुलेट करना है। मनी वैल्यू, याद रखिए, मनी वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। हम नेशनल इनकम को जब बताते हैं तो हम ये नहीं बताते कि हमारे कंट्री का नेशनल इनकम इस साल 100 मिलियन गोल्ड का है। हम गोल्ड में कैलकुलेट नहीं करते, हम इसको मनी में कैलकुलेट करते हैं। हम इसको रुपीज में या फिर डॉलर्स में हम इसको कैलकुलेट करते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी इट इज कैलकुलेटेड। तो याद रखिए, नेशनल इनकम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू।